तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। हमारी अब तक की वीडियो में हमने जाना था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना होता है। आज हम ना डीएनए के मॉडल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना फिर इस चैप्टर में कुछ मतलब ही नहीं है। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये हम पढ़ चुके हैं डीएनए किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे पता लगा हमने वो बात नहीं करी है। आइए जानते हैं। एक छोटी सी कहानी है। दो साइंटिस्ट थे, नाम था उनका रोज़ेलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिक विलिकिंस। दो साइंटिस्ट थे, रोज़ेलिन फ्रैंकलिन, ये नाम आपको याद रखने डीएनए की दुनिया में, एंड मॉरिक विलिकिंस। ये दो लोग जो है ना, ये एक प्रोजेक्ट पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। और सॉरी, मॉरिक विलिकिंस है, नॉट फ्रैंकलिन। तो विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन दोनों डीएनए पे बहुत समय से काम कर रहे थे। एक्चुअली में ये एक चीज पे स्टडी कर रहे थे जिसका नाम होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। बहुत टाइम से ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे स्टडी कर रहे थे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या कहती है? अगर किसी चीज के आप अंदर झांक के नहीं देख सकते कि उसमें क्या चीज है, तो हम उसमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से पता कर सकते हैं कि उस चीज के अंदर क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये लोग बहुत समय से इसी पे काम कर रहे थे और फिर लगे हाथ इन्होंने इस चीज को डीएनए पे भी अप्लाई किया। तो जिस समय ये स्टडी कर रहे थे उस समय की दुनिया में किसी को भी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में खबर नहीं थी। सबको मालूम था कि डीएनए एक चीज़ है, डीएनए इस चीज़ से मिलके बना, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता था। इतने में इन दोनों ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को डीएनए पे लगाया और इन्हें एक तरह का रॉ एक स्ट्रक्चर मिला। ध्यान सुनना, इस तरह का एक रॉ स्ट्रक्चर मिला। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह से और जिस समय इन्हें स्ट्रक्चर मिला उस समय दो साइंटिस्ट और थे जो लगे पड़े थे डीएनए का स्ट्रक्चर जानने में। उन दो साइंटिस्ट का नाम क्या था? वाटसन एंड क्रिक। ये दो लोग भी बहुत समय से डीएनए के स्ट्रक्चर जानने की कोशिश कर रहे थे, ये भी लगे पड़े थे। अब इतने में इनको पता लग गया कि फ्रैंकलिन ने एक डेटा रेडी किया है डीएनए का, जो कि एक्सरे से निकाला है। तो विलिकिंस ने क्या करा? विलिकिंस ने फ्रैंकलिन का डेटा किसको दे दिया? वाटसन क्रिक को। अब ये डेटा है फ्रैंकलिन का, जो कि विलिकिंस के द्वारा उसने रेडी किया था, लेकिन ये डेटा अब किसके पास पहुंच गया? वाटसन क्रिक के पास पहुंच गया। अब वाटसन क्रिक भी बहुत टाइम से क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे जानने के डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब उन्हें जैसे ही डेटा मिला, वो यहाँ पे आधी बात तो समझ गए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो वाटसन क्रिक ने क्या किया? इस रॉ डेटा को लेकर दिन रात स्टडी चालू कर दी। आप ध्यान से सुनना, इस चीज की खबर फ्रैंकलिन को बिल्कुल नहीं थी कि उसका डेटा चुरा के किसके पास पहुंच गया? वाटसन एंड क्रिक के पास। अब ये उस रॉ डेटा पे काम करने लग गए और करते 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 सन 1953 में इन्होंने दुनिया के सामने एक डीएनए का मॉडल पेश किया, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो मॉडल है ये अप्रैल के आसपास देखा था, अप्रैल 1953 की। और जिस समय ये मॉडल दिया गया उस समय बहुत शॉक लगा फ्रैंकलिन को कि इसका डेटा यूज़ किया गया किसी और ने, और उसने रिजल्ट निकाल दिया जिसमें कि फ्रैंकलिन का नाम नहीं आया। तो काफ़ी गुस्सा आया फ्रैंकलिन को कि इस तरह की हरकत हुई। बट हाँ, आगे चल के इस मॉडल के 10 साल बाद नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। बट मज़े की बात, थोड़ी सी दुख की बात यह, फ्रैंकलिन 1958 में इसकी डेथ हो गई थी, जबकि 1953 में इस मॉडल को दिया गया था। माने 4 से 5 साल इसकी डेथ हो गई थी और 1962 में जाके नोबेल प्राइज़ मिला था। तो कहते हैं कि जब ये मरी थी तो उसके 4 या 5 साल बाद जाकर नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। लेकिन फाइनली लोगों ने बाद में जान लिया कि हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ अकेले वाटसन क्रिक का नहीं है, फ्रैंकलिन का भी कंट्रीब्यूशन था, विलिकिंस का भी कंट्रीब्यूशन था। तो हमें अभी क्या बात कर रहे हैं? हमें बात करनी है वाटसन एंड क्रिक ने जो ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। तो अभी हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम में इतनी कहानी नहीं आएगी, सिंपल आएगा किसने डिस्कवर किया और किसके डेटा को यूज़ किया। तो आपको ये नाम याद रखना है और किसने दिया। देखो, जब भी डबल हेलिक्स मॉडल का नाम आएगा हमेशा नाम आएगा किसका? वाटसन क्रिक का। लेकिन डेटा किसका यूज़ किया तो नाम हमेशा लगाओगे इन दोनों का। तो चलिए अभी बात करते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। क्लियर है?
अब बात करते हैं हम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के मेन पॉइंट्स के बारे में। तो मेन पॉइंट्स अबाउट डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, है ना, DHMD इसको बोल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि डीएनए जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए के एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जाना था कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस तरफ 5 तो उस तरफ 3, उस तरफ 3 तो इस तरफ 5, इस तरह से उल्टा होता है। तो इन्होंने बताया इस मॉडल में कि डीएनए के पास एंटी पैरेलल बिहेवियर होता है। इसका मतलब डीएनए के अगर 2 स्ट्रैंड है, ये अगर एक स्ट्रैंड पे 5 से 3 इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरे स्ट्रैंड पे 5 से 3 उल्टे डायरेक्शन में होगा। देखो पैरेलल होता है, एक होता है एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जब 2 लाइनें सेम डायरेक्शन में चल रही हो, लेकिन जब 2 लाइनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो विद 180 डिग्री मतलब एंगल, सो दिस इज नॉन एज एंटी पैरेलल। और डीएनए में क्या देखा गया? एंटी पैरेलल बिहेवियर। ठीक है, तो डीएनए में क्या हो गया? एंटी पैरेलल नेचर। सेकंड चीज, डीएनए जो होता है, डीएनए की जो बैकबोन है, इन्होंने बताया जो डीएनए की बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर एंड फॉस्फेट से। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जो ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है यही इसकी क्या होती है? बैकबोन। और डीएनए के स्ट्रैंड में क्या था अगर आपको याद हो? डीएनए के स्ट्रैंड में था शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो पूरे डीएनए की बैकबोन किससे बनी है? शुगर एंड फॉस्फेट से बनी है। तो हम क्या बोलेंगे? बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया था कि डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में मिलता है। अब देखो हेलिकल फॉर्म आप जानते हो, एक तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब डबल हेलिक्स क्यों है सुनिए। मतलब पहली बात तो इस तरह से ये होगा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, सवाल है इसका रीज़न क्या है। कई बार देखो रीज़न पूछा गया, रीज़न बताइए डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म में ही क्यों मिलता है। दुनिया में और भी तो स्ट्रक्चर थे, इसको हेलिकल फॉर्म ही क्यों मिला। तो इसका मैं आपको देता हूँ पहले रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 1 सुनिए। अगर मैं डीएनए के लेट सपोज मैं डीएनए का यहाँ से बीच में से एक निकाल लेता हूँ, पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड निकाल लेता हूँ। तो निकालने के बाद न्यूक्लियोटाइड कुछ कैसा बन जाएगा सुनना। आप जानते हो डीएनए के एंड में क्या आता है? फॉस्फेट, शुगर, फिर आता है बेस जो कि ATG से जो चाहे वो मान लो, फिर आएगा बेस, फिर आएगा शुगर, फिर आएगा फॉस्फेट। ठीक है, मैं काम करूँ फॉस्फेट को सीधा लिख लेता हूँ ताकि सिंपल हो जाए। फॉस्फेट और फॉस्फेट। आपको पता डीएनए का पास जब फॉस्फेट होता है उसके पास माइनस चार्ज होता है। यानी कि मैंने क्या किया, ये शुगर फॉस्फेट, शुगर बेस, फिर यहाँ पर भी बेस, फिर शुगर फॉस्फेट, मान के चलिए मैंने इतना पार्ट बाहर निकाल लिया और इसको मैंने स्ट्रेट करके दिखा दिया। तो मैं इसको दिखाऊंगा ऐसे, सीधी दिखाऊंगा डंडी और दोनों तरफ दिखाऊंगा माइनस चार्ज, क्योंकि फॉस्फेट कहाँ होता है? एंड में है। अब इमेजिन करना डीएनए में ये जो एक लाइन है वो ये है। अब जब मैं इस पूरे न्यूक्लियोटाइड के नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड लाऊंगा तो होगा क्या? माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे के आसपास है। आसपास होने की वजह से इनमें क्या पैदा होगा? रिपल्शन पैदा होगा। जैसे मान के चलो आपने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लिए, ये मान लो आपने 2 न्यूक्लियोटाइड लिए। अब डीएनए में अब यहाँ पर भी माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा? ये दोनों अपने बीच में एक एंगल क्रिएट कर लेंगे। कैसे? ऐसे एंगल। जब बीच में एंगल आ जाएगा, कुछ गैप आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, जिससे इनमें आने वाला रिपल्शन कम हो गया। अब जस्ट इमेजिन इस दूसरे के ऊपर जब मैं तीसरा रखूँगा न्यूक्लियोटाइड तो सुनना क्या होगा? 2। अब तीसरा रखूँगा तो इसका माइनस इसके माइनस से करेगा रिपेल, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। यानी जब आप ऐसे 1 2 3 ऐसे करते करते रखते जाओगे तो आप देखोगे पूरा पूरा स्ट्रक्चर कैसा आ गया? हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनने का एक कारण होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड में जो दोनों एंड पे जो फॉस्फेट होता है वो नीचे वाले फॉस्फेट को रिपल्शन दे रहा होता है, इसीलिए ये दोनों अपने बीच में एक एंगल क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है, ये रीज़न नंबर 1 हो गया। रीज़न नंबर 2 सुनिए क्या होता है। रीज़न नंबर 2 का कारण ये है कि जो डीएनए है, डीएनए के पास 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। डीएनए के पास कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट वो होते हैं जिन्हें पानी पसंद होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जिन्हें पानी पसंद नहीं होता। डीएनए का जो सेंट्रल पार्ट होता है, बेस वाला एरिया, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो आउटर पार्ट होता है इसे पानी पसंद होता है। तो डीएनए ने सोचा कि अगर हम अपने जिस पार्ट को पानी पसंद नहीं है उसको अगर हम बाहर रख देंगे तो पानी के संपर्क में आते उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। तो डीएनए को अपने उस पार्ट को छुपाना था जिसे पानी पसंद नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों कमाल का स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर एक 360 डिग्री स्ट्रक्चर है। माने अगर पानी यहाँ से भी आएगा, सुनिए पहली बात, डीएनए ने क्या किया, डीएनए ने हाइड्रोफिलिक पार्ट को रखा आउटर साइड पे और इसको रखा इनर साइड पे, आउटर और इनर। अब मान के चलिए बाहर की तरफ ये तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक अंदर है हाइड्रोफोबिक। अगर कभी पानी आता भी है तो पानी की मुलाकात किससे होगी, हाइड्रोफिलिक से होगी, ना कि हाइड्रोफोबिक से। इसका मतलब आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट बच गया। लेकिन मज़े की बात ये है, जैसे मान के चलो सीढ़ी है, सीढ़ी में ये दोनों पार्ट क्या स्टैंड होकर, ये पूरा पार्ट क्या हाइड्रोफिलिक है, बीच वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक। तो पानी यहाँ से अटैक मार सकता है ना, इसीलिए डीएनए क्या कर गया, हेलिकल फॉर्म में आ गया। पानी यहाँ से आएगा तो भी कौन मिलेगा, हाइड्रोफिलिक। और अगर पानी यहाँ से आएगा तो भी ये ऐसे घूम रहा होगा तो भी कौन मिलेगा, हाइड्रोफिलिक। तो हेलिकल फॉर्म में क्या फ़ायदा होता है कि अगर किसी भी डायरेक्शन से पानी आता है तो उसे सिर्फ कौन मिलेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हमने काइंड ऑफ अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को अंदर बचा लिया। तो डीएनए इन 2 स्ट्रक्चर की वजह से अपने आप को हेलिकल फॉर्म में रखता है। हेलिकल फॉर्म उसे बस स्टेबिलिटी देता है, उसका और कोई लॉजिक नहीं है। तो रीज़न 1 क्या आता है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच, उनके जो एंड में फॉस्फेट होते हैं, ये फॉस्फेट नीचे वाले को रिपल्शन देते हैं, इसलिए वो अपने बीच में एक एंगल क्रिएट कर लेते हैं। और जब एक के ऊपर दूसरा बेस, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, जब वो बीच का एंगल क्रिएट करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो कैसा बनेगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर ही बनेगा आपके सामने। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट के बारे में। हमारा 4th पॉइंट ये कहता है कि डीएनए का जो सिंगल टर्न होता है, डीएनए एक टर्न जब लेता है तो उस एक टर्न की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। मतलब कि आप ये मान लीजिए, जैसे इसको इधर करिए, आप ये मान लीजिए कि जैसे ये डीएनए हो गया, ठीक है। तो डीएनए में यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न होता है, इसको हम एक टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंगल टर्न है, दिस इज अ सिंगल टर्न। डीएनए की सिंगल टर्न की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। तो इन लोगों ने बताया, वॉटसन क्रिक ने, कि डीएनए की एक टर्न की लेंथ क्या होती है, 3.4 नैनोमीटर। इस 3.4 नैनोमीटर में कितने बेस पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक टर्न के अंदर टोटल 10 बेस पेयर हमारे आते हैं। तो अगर मैं एक बेस पेयर की लेंथ निकालूं, मतलब एक बेस पेयर की अगर मैं कह लीजिए चौड़ाई निकालूं, तो क्या निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर सबसे मिला के 3.4 नैनोमीटर का एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो किसी एक की लेंथ कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो 1 बेस पेयर की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 0.34 नैनोमीटर। तभी तो जैसे मान चलिए एक बेस पेयर है 0.34, अगला 0.34, 0.34, 0.34, कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न आ जाएगा। अच्छा, जो डीएनए होता है, पहली बात ये जिस डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं वो है बी डीएनए। आगे हम पढ़ेंगे डीएनए के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, बी डीएनए। बी इज जस्ट सिंपली अल्फाबेट से लिया गया, कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं रखा गया इसका। और यहाँ पे जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड कॉइल होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड। मतलब इस तरह से, जैसे आपने हाथ को घुमाएंगे ना, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, दिस इज राइट हैंडेड टर्न या राइट हैंडेड कॉइल ऑफ डीएनए। और इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे इस डीएनए के अंदर आपको मिलते हैं ग्रूव। अब जरा मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट आता है, डीएनए हैज़
ग्रूव। ग्रूव मतलब इट्स जस्ट लाइक डिप्रेशन। और ग्रूव यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर ग्रूव, एक होता है माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव का मतलब अभी आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में, जैसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जितना पार्ट अंदर चला गया, दिस इज द ग्रूव रीजन और डिप्रेस्ड पार्ट, तो ये हो गया मेजर ग्रूव। और ये वाला पार्ट कम अंदर गया है, सो दिस इज माइनर ग्रूव। अगेन आप थोड़ा सा और ऐसे करेंगे तो ये वाला पार्ट मेजर ग्रूव। अच्छा, मेजर के जस्ट सामने हमेशा क्या होगा, माइनर ग्रूव, ये भी ध्यान रखना। जैसे ये मेजर तो ये वाला क्या है, माइनर। तो डीएनए में अगर दोनों तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से देखना, मेजर ग्रूव, सामने क्या आ गया, माइनर। तो हमेशा डीएनए में मेजर माइनर ग्रूव मिलते हैं। इसी तरह से मेजर के सामने माइनर, मेजर के सामने माइनर। तो ग्रूव का मतलब होता है एक पार्ट जो अंदर जा चुका है। सो डीएनए में दोनों तरह के ग्रूव मिलेंगे, मेजर भी मिलेंगे और माइनर भी मिलेंगे। आपको पता है डीएनए की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ डीएनए की चौड़ाई है 2 नैनोमीटर की। माने अगर मैं इस डीएनए को सीधा कर दूं, मतलब अनकॉइल कर दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जब मैं डीएनए की चौड़ाई निकालूंगा कितना आएगा, 2 नैनोमीटर का मेरे पास इसकी चौड़ाई निकल कर आएगी। तो आप याद रखेंगे डीएनए में सिंगल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, ठीक है, और कौन सा डीएनए है, एक बेस पेयर की क्या लेंथ है, राइट हैंडेड कॉइल होता है, ग्रूव उसके पास कौन से हैं और इसके पास विड्थ कितनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक हम पॉइंट पढ़ने वाले, डीएनए शोज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। अब ये बड़ी बवाल चीज़ है। ये जो डीएनए का पॉइंट है, ये वाटसन क्रिक ने कैसे बता पाए, 1950 में एक साइंटिस्ट आए थे, चारगाफ, एरविन चारगाफ। उन साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट आए थे एरविन चारगाफ 1950 में। तो 1950 में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेके कुछ बात कही थी। इन्होंने कहा था डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन भी होगा। माने 50% प्यूरिन होता है और 50% पायरिमिडिन होता है। इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि डीएनए में A+T/G+C का रेशो क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब ये मान लीजिए अगर आपने किसी डॉग का डीएनए देखा, डॉग का डीएनए में A और T काउंट करे, G और C काउंट करे, A और T प्लस कर दिए, G और C प्लस कर दिए, तो एक रेशो निकलेगा डॉग की बॉडी में। तो अगर डॉग की बॉडी में रेशो मान लीजिए 0.73 आ गया, इसका मतलब है दुनिया के सारे उसी डॉग के स्पीशीज़ के जो वैल्यू है कितनी आएगी, 0.73 आएगी। इसका मतलब A+T/G+C का रेशो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है।